सोवियत संघ जो बना था 1922 में और विघटित हुआ 1991 में। 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के इस्तीफे के बाद सोवियत संघ से सबसे बड़ा देश निकल के आया था रूस। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में जो है सोवियत संघ का झंडा उतार दिया गया और इसके स्थान पर चढ़ा दिया गया रूसी झंडा। यानी कि सोवियत संघ अब पूरी तरह क्या हो चुका है, टूट चुका है, समाप्त हो चुका है। और उसके जो अधिकार हैं वो किसको प्राप्त हुए, रूस को। अब आज हम देखेंगे कि 1991 के बाद वास्तव में विश्व स्तर पर स्थितियां कैसी बनी थी। देखिए, दिसंबर 1991 एक ऐसा मोड़ था दुनिया के लिए जब क्या हुआ, सोवियत संघ नहीं रहा। अब इतना तो हमें पता है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, इससे सबसे बड़ा देश निकल के रूस आया और ये 15 गणराज्यों का एक संघ था। 15 गणराज्य इससे अलग होकर स्वतंत्र देश बन गए। अब आगे क्या हुआ, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, जो नए देश थे उनको संभाला कैसे जाए। वास्तव में जो समाजवादी व्यवस्था है वह उन पर चलेंगे या अमेरिका की जो विचारधारा है पूंजीवाद उसे अपने देश में लागू करेंगे। तो इनको एक साथ कैसे संभाला जाए, क्योंकि इससे पहले जितने भी 15 देश थे वो किससे जुड़े थे, समाजवाद से जुड़े थे और किसी में अचानक परिवर्तन ला देना संभव नहीं होता है। तो एक ही सेना थी, एक ही अर्थव्यवस्था थी, एक ही नेतृत्व था, लेकिन अब हर देश स्वतंत्र था। हर देश को अपनी सरकार चुनने की आजादी थी, लेकिन अपने वहां वो एकदम पूंजीवादी मॉडल कैसे लगाए, सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो सोवियत संघ के अंत के बाद जो 15 नए देश निकल के आए, वास्तव में उनका भविष्य क्या होगा ये एक चिंता का विषय था। ये हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या है, 3 बड़े देश जिसमें यूक्रेन, रूस और बेलारूस ये एक साथ आए और इन्होंने सोचा कि हम क्या बनाए, एक पुनः एक संघ बनाए, सोवियत संघ की तरह क्या बनाए, एक संघ बनाए, ठीक है। इन्होंने प्रयास भी किया और एक संघ बना दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, CIS, ठीक हो गया। ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल गठित किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि जो नए राज्य थे उनको टूटने से बचाना था, आपसी सहयोग बढ़ाना था। तो सोवियत संघ की तरह इन्होंने भी एक संगठन बनाने की कोशिश की ताकि भविष्य अच्छा हो सके, जो 15 देश हैं, और व्यापार और सुरक्षा को संभाला जा सके। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए, लेकिन जैसा सोवियत संघ एक मजबूत संघ बना था जिसने अपने कार्यों से विश्व पटल पर अपनी छवि बनाई थी, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया और इसने अपनी वास्तविकता खो दी। प्रयास किया इन्होंने कि विश्व को पुनः द्विध्रुव बनाया जाए, लेकिन इनके जो कार्य थे वो कार्य पर दुनिया का ध्यान ही नहीं गया। तो क्या हुआ, CIS कभी भी सोवियत जितना मजबूत बन ही नहीं पाया। तो ये एक राष्ट्रकुल बना था, किसके बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद। बड़े देश रूस, यूक्रेन, बेलारूस एक साथ आए और उन्होंने इसको बनाया। अन्य देश भी जुड़े, लेकिन
ये इतना मजबूत संगठन नहीं था कि अब विश्व में हो रहे बदलावों से जो है स्वयं को बचा सके। तो इसका कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। ये किताबों में इतना ही देखने को मिलता है। ये सोवियत संघ बहुत अधिक चला, 72-73 वर्ष से चला, लेकिन ये नहीं चल पाया। ये था राष्ट्रकुल। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश तो जुड़े, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं बन पाई। कुछ देश पश्चिम की ओर बढ़ गए, जैसे हमने बाल्टिक सागर के जो देश थे वह बाद में जो है यूरोपीय संघ से या नाटो से जुड़ गए थे। जैसे लिथुआनिया है, ठीक है, हमने पढ़ा था सबसे पहला संघर्ष उसी ने किया था। लातविया है। तो ये देश बाद में 2004 में कहाँ जुड़ गए थे? नाटो में जुड़ गए थे। और इन्होंने रुख किया था यूरोपियन यूनियन का, यानी पश्चिमी देशों का रुख किया था। तो दुनिया बदल रही थी। अब क्या आएगा? समाजवाद की जगह कौन लेगा? पूंजीवाद लेगा। ये बाल्टिक सागर के देश है। अब 1991 में क्या हुआ था? एक महाशक्ति टूट गई थी। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि जो भी देश 15 देश इसके साथ जुड़े थे, उन देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि वो तो समाजवाद पर निर्भर थे, वो सेना पर निर्भर थे, सोवियत सेनाओं पर। बोलने के खिलाफ जो है सरकार जो है आवाज दबा देती थी। हमने स्टॉलिन के काल में देखा। और तभी जो है उन्होंने एक खतरनाक तरीका अपनाया जिसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। क्या कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, शॉक या थेरेपी, यानी कि आघात देकर उपचार करना। क्या करना? आघात देकर उपचार करना, यानी कि पहले आघात दिया जाए, पहले सताया जाए, उसके बाद उसका क्या किया जाए? इलाज किया जाए। यानी कि पहले मुंह में मारनी है, जोर से थप्पड़ मारनी है, उसके बाद जो है उस पर जो है क्या लगा देनी है? हल्दी का लेप लगा देना है। यही है शॉक थेरेपी। क्या है? शॉक थेरेपी, यानी कि समाजवाद से पूंजीवाद की ओर लाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और तेज तरीका था। ये खतरनाक कैसे था आगे आप देख लेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? यानी कि आघात देकर उपचार करना। किसी को खूब डंडे से पीट दिया गया, बाद में उसके जख्मों पर मलहम लगा दिया गया, तो यही क्या है? शॉक थेरेपी। बनाई किसने थी ये? वर्ल्ड बैंक और IMF ने। उसका इसको मॉडल भी कहा जाता है। अब स्थिति क्या थी? पहले सब कुछ सोवियत संघ के नियंत्रण में था और सरकार ही सब क्या करती थी? कार्य करती थी, निजी कंपनियां नहीं थी। इसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समस्याएं क्या थी? सबसे पहले तो कमी थी, उत्पादन कम था, तकनीकी कम थी सोवियत संघ के पास। सोवियत अर्थव्यवस्था में कुछ तो कमियां होंगी जो कि इतना बड़ा संघ टूट गया। ये मुख्य कमियां थी। लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है क्या करती थी? कार्य करती थी। लेकिन अब क्या अपनाना है? सीधे पूंजीवाद अपनाना है। किनको? समाजवादी देशों को, जिन्होंने वो सिस्टम देखा ही नहीं। अब बदलाव की जरूरत और संकट। ठीक है, सबसे पहले सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और सबसे बड़ा देश बन के कौन उभरा था? रूस उभरा था। सबसे बड़ा सवाल क्या था? पैसा कहाँ से आएगा और जो है अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। उसके लिए इन्होंने एक मॉडल बनाया था, उसे हम कहते हैं शॉक थेरेपी। उस समय रूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बोरिस येल्त्सिन, पहले राष्ट्रपति। अभी कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और आर्थिक जो सलाहकार थे वो येगोर गैदर थे। दा लिख दिया है, येगोर
गैदर थे, जिन्होंने जो है आर्थिक सलाह के आधार पर यहाँ पर कहा कि शॉक थेरेपी अपनाई जाए। यानी कि इन लोगों ने कहा कि धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम बदलाव करो। उन्होंने कहा सीधे पूंजीवाद लाओ, चाहे कोई सेक्टर है, ठीक है, चाहे कोई भी है, चाहे कृषि से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे विनिर्माण से संबंधित है, तो सभी में सीधे क्या करो, पूंजीवाद लाओ। अब आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की शर्तें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम धन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन एक शर्त होगी, सरकारी नियंत्रण पूरा हटेगा। जो सरकार का नियंत्रण है हर चीज पर वो पूरा हटेगा। निजीकरण होगा, क्या होगा, निजीकरण होगा। और बाजार को क्या रखना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा सबके लिए, जो है मार्केट खुली रहेगी, यानी कि सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब शॉर्ट सब्सिडी क्या होगी, खत्म होगी। इन आधार पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, पैसा देना स्वीकार किया। अब देखना एक चीज, सरकारी नियंत्रण हटाओ, यानी कि जितने भी सरकारी सिस्टम्स हैं सोवियत संघ में, उनसे हटा देना है पूरा नियंत्रण सरकार ने। उसे किनको दे देना है, पूंजीपतियों को। निजीकरण कर देना है, यानी कि लोगों को संपत्ति सौंपनी है। बाजार को खुला करना है, सरकारी हस्तक्षेप कम रखना है, सब्सिडी खत्म करो। जो गरीबों को सब्सिडी मिलती है, आपने देखा होगा, आप देखते हो, जैसे कई चीजें हैं, जैसे सरकारी विद्यालयों में फीस नहीं पड़ती है, सरकारी विद्यालयों में खाना मिलता है, अन्य चीजें मिलती है, तो क्या है, ये सब्सिडी तो है सरकार की। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में जो है गैस कनेक्शन मिल जाते हैं, आपको जो है सस्ता चावल, फ्री का चावल मिल जाता है। तो उसको वहन कौन कर रहा है, सब्सिडी कौन दे रही है, सरकार। तो ये सब समाप्त करना है, किसने, सोवियत संघ ने, मुख्यतः रूस ने। यानी कि यहाँ पर जो है अब रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं रखना है, बल्कि विश्व स्तर के पर जो कंपनियां हैं उनके लिए भी खोलना है। शॉक थेरेपी को क्या कहा जाता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का मॉडल भी कहा जाता है, ये शुरू में बता चुके हैं। अब देखिए होता क्या है, कीमतों को जब आजाद किया गया तो कीमतें अचानक बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ी, और निजीकरण से क्या हुआ, सरकारी कंपनियां बेच दी गई। नतीजा क्या हुआ, कुछ लोग बहुत क्या बने, अमीर बने, ठीक है, ओलिगार्क्स कहते हैं इसको, जो अमीर बने इन लोगों को। विदेशी व्यापार खोला तो क्या हुआ, विदेशी कंपनियां सोवियत संघ में आई और सब्सिडी खत्म हुई तो आम लोगों को झटका लगा। चार चीजें उसने कही थी और चारों के बाद में हमने कहा, देखिए कीमतों को जब हम आजाद कर देंगे तो कीमतें उछलेंगी। बहुत सारी चीजें, जैसे हम देखते हैं कि सरकार बहुत सब्सिडी करती है, बहुत कीमत में नियंत्रण करती है। आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे लेकर जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए क्या बने हैं, जन औषधि केंद्र बनाए हैं सरकार ने। आपने भारत में देखा होगा, जन औषधि केंद्रों में सामान्यतः दवा कम रेट में मिल रही है, कीमत में नियंत्रण किया गया है। आप देखेंगे कि जो ट्रेन है, जो बसें हैं सरकार द्वारा संचालित है, उनका किराया बहुत कम होता है। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहां जो है आपके मात्र 20 रुपए की, 40 रुपए की पर्ची कटती है। तो कीमत सरकार ने नियंत्रित कर रखी है यहाँ पर। यदि आप इसी को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, आप प्राइवेट भी स्कूल में चले जाएंगे जहां आप मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में इसी कक्षा के जो है 4,000 रुपये, 5,000 रुपये एक महीने में लिए जाते हैं। अभी सरकार ने नियंत्रित किया है इसको। तो कीमतें जब आजाद कर देगी सरकार तो कीमतें तो बढ़ेंगी।
अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। सरकार के पास एक अस्पताल था, सरकार ने कहा इसको निजी हाथों में सौंप दो, माना सरकार ने वो मुझे बेच दिया, तो मैं क्या 20 रुपए के पर्चे कटाऊंगा? मैं उसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी लाभ चाहिए, क्योंकि मैंने सरकार को पैसा दे रखा है नीलामी के समय, ये मुझे दो करके। माना नीलामी में मैं जाता हूँ, तो क्या मैं उसके बाद कोई हॉस्पिटल में खरीद लेता हूँ, क्या मैं 20 रुपए का ही पर्चा लगाऊंगा? तो कीमतें बढ़ गई ना, नियंत्रण सरकार का हट गया तो कीमतें बढ़ गई। और निजीकरण से क्या हुआ, सरकार ने जितनी संपत्ति थी सब बेच दी, बैंक से लेके जितनी भी सोवियत संघ के नियंत्रण में चीजें थी वो बेच दी गई। यानी कि इन्होंने सीधे पूंजीवाद स्वीकार किया है। ऐसा नहीं किया है कि पहले कृषि में पूंजीवाद करते हैं, पहले सेना में करते नहीं, इन्होंने सीधे पूंजीवाद लिया। तभी तो इसको शॉक थेरेपी कहते हैं, पहले आघात देना फिर उपचार करना। ये देश के लिए आघात ही तो था। और नतीजा क्या हुआ, कुछ लोग तो बहुत अमीर बन गए। आप देखेंगे कि सरकारी संपत्तियों की जब नीलामी हुई तो बहुत सारे लोगों ने उनको खरीद लिया, तो ये क्या बन गए, बहुत अमीर बन गए। ये ओलिगार्ची को कहा जाता है। जब विदेशी व्यापार खोला गया तो बाहर से कंपनियां आई, यूएसएसआर में, रूस में, तो इससे क्या हुआ, वस्तुओं का और उत्पादन हुआ, लेकिन कीमतें बढ़ चुकी थी। अब यह सब्सिडी खत्म। हमने देखा है कि सरकार बहुत सारी कार्य कर रही है। हम नॉर्मल देखें, एक घर घर रसोई होने के लिए एक उज्ज्वला योजना शुरू की गई। उसमें सरकार सब्सिडी देती है, और उसको कम रेट में देती है, किसको, सिलेंडर को, ताकि गृहिणियां खाना पका सके। और सरकार वो देना बंद कर देगी तो क्या होगा, उन्हें सिलेंडर बाजार रेट में खरीदना पड़ेगा, तो क्या होगा, आम लोगों को झटका लगेगा। यानी कि गरीब और गरीब होता जाएगा, क्योंकि इन्होंने सीधे क्या किया है, उसको अपनाया है, किसको, पूंजीवाद को अपनाया। ये देखिए, ये नीलामी हो रही है और ये लोग मालामाल हैं जिन्होंने सरकारी जो चीजें हैं वो खरीदी है। ओलिगार्ची इनको कहा जाता है, ठीक है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, जो शॉक थेरेपी हुई थी। सबसे पहले महंगाई बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि अब निजी हाथों में स्वामित्व आ गया था। मैंने बताया था सरकार का कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ गई थी, क्या हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों की जो नौकरियां थी वो छूट गई थी। माना आप एक सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और उस सरकारी विद्यालय को किसी ने खरीद लिया। अब वहां शिक्षा मुफ्त रहेगी, नहीं रहेगी, तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो आप गरीब होते जाओगे। और जिन्होंने कम दामों में खरीद ली है वो संपत्ति, वो अमीर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, अमीर होते जाएंगे। तो यही बात अन्य चीजों पर भी लागू होती है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, अब उस व्यक्ति ने स्कूल खरीद लिया है। अब आज तक सरकार सैलरी देती थी टीचरों को, अब सैलरी कौन देगा, जिसने खरीदा है वही तो देगा, देगा नहीं देगा। तो ऐसे में क्या वो उतनी सैलरी देगी जितनी सरकार देती है, नहीं। क्या वो उतने टीचर रखेगा जितने वहां पर पहले से कार्यरत हैं, नहीं। वो किसी को निकाल भी सकता है, यानी कि लोगों में बेरोजगारी भी हुई, और अमीर गरीब का अंतर बढ़ गया, और सामाजिक संकट आया।
ये सोवियत संघ के लिए एक बहुत ही पीड़ादायक था। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित वहाँ के गरीब लोग हुए थे, जिन्हें अब तक सुरक्षा मिल रही थी, शिक्षा मिल रही थी, स्वास्थ्य मिल रहा था और खाने के लिए रोटी मिल रही थी। लेकिन अब उन्हें हर चीज के लिए क्या चुकाना पड़ेगा? मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो गरीबों के लिए सबसे बड़ा संकट था शॉक थेरेपी। ये लोग ऐसे लाइन में लगे और कुछ लोग बहुत अमीर हो गए। तो अब कुछ ऐसा है कि सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। सबसे पहले जो सोवियत संघ है वह अब विश्व से जुड़ा। वह वास्तव में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अन्य देशों पर जो है अब क्या करने लगा? अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने लगा, अन्य देशों के साथ आर्थिक गतिविधियां करने लगा, जैसे अमेरिका के साथ, अन्य देशों के साथ, पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ। तो निजी क्षेत्र और विकसित हुआ। रूस में सामाजिक जो क्षेत्र था, यानी कि सरकार का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र घटा और निजी क्षेत्र क्या हुआ? विकसित हुआ। वैश्विक अर्थव्यवस्था से कौन जुड़ा? सोवियत संघ के बाद रूस जुड़ा और नए नए अवसर यहाँ निकल के आए। देखिए, अब शॉक थेरेपी क्या थी? एकदम पूंजीवाद को लागू करना। इसे वर्ल्ड बैंक IMF मॉडल भी कहते हैं। अब क्या रूस ही आजाद हुआ था सोवियत संघ से? 15 गणराज्य थे। तो ये देखिए, ये अमेरिका अब क्या है? एक ध्रुवी बन गया है। तो शॉक थेरेपी पोलैंड और यूक्रेन में भी लागू हुई थी। यहाँ भी जो है IMF और वर्ल्ड बैंक ने इन देशों को प्रभावित किया था, सिर्फ रूस में ही नहीं हुई। यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हुई थी? शॉक थेरेपी लागू हुई थी, मुख्यतः पोलैंड और यूक्रेन में। ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बढ़ने का जो सफर था वह क्या था? शॉक थेरेपी थी। अब इसमें हुआ क्या? जो शॉक थेरेपी थी, 90% उद्योग निजी हाथों में चले गए। जितने भी उद्योग धंधे थे वो किसके हाथों में गए? निजी हाथों में, व्यक्ति विशेष के हाथों में। सरकार ने नियंत्रण हटा दिया। इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। यानी औने पौने दामों में जो है सरकारी संपत्तियां बेच दी गई और इस प्रक्रिया में बहुत सारे लोग क्या बने? अमीर बने। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? ओलिगार्क्स कहते हैं। ये अब एक प्रश्न है, भारत शीत युद्ध में क्या कर रहा था? इससे पहले हमने देखा कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था। उसने दोनों महाशक्तियों से बराबर दूरियां बनाई। लेकिन आपको एक चीज जान के बड़ी हैरानी होगी, हमने देखा था सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहां अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ संधि की थी। लेकिन भारत और सोवियत संघ की मित्रता 1947 से ही शुरू थी और सबसे मजबूत इसकी नींव रखी गई थी 1971 में। क्या हुआ था? इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन। तो क्या हुआ था? 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि की थी और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। संधि क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव था बहुत अधिक। अब कैसे दबाव था, इमेज से समझेंगे इसको।
देखिए यहाँ पर जाते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत को दो अधिराज्यों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, ये भारत है। ये क्या है? ये पूर्वी पाकिस्तान है, ऐसे बांटा गया था। एक पश्चिमी पाकिस्तान बांटा गया था अलग, एक पूर्वी पाकिस्तान बांटा गया था। और यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान क्या कर रहा था? अत्याचार कर रहा था, यहाँ के लोगों की आवाज दबा रहा था। तब भारत ने यहाँ पर अपनी सेनाएं भेजी थी। तब अमेरिका ने और चीन ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया था और एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर डालने की कोशिश की थी। इसी दबाव को से मुक्त किया था भारत को किसने? सोवियत संघ ने। ठीक है। 1971 के भारत पाक युद्ध में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया और जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, इस पाकिस्तान को अलग करके नया बांग्लादेश बनाया गया। पहले दोनों में एक ही सरकार चलती थी, दोनों पाकिस्तान थे, लेकिन अब भारत ने क्या कर दिया? इसे तोड़ के एक अलग देश बना दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में साथ किसने दिया था? सोवियत संघ ने, क्योंकि उस समय युद्ध के दौरान अमेरिका और चीन किसके पक्ष में थे? पाकिस्तान के पक्ष में थे। आज भी हमारे रक्षा सौदों का करीब करीब 60% हिस्सा रूस से ही आयातित किया जाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में भी जो है रूस जो है भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। ठीक है। तो भारत ने भी क्या किया था? सोवियत संघ के साथ क्या की थी? मैत्री की थी। हालांकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था, लेकिन उसका झुकाव किस ओर था? सोवियत संघ की ओर। ये हालांकि व्लादिमीर पुतिन है, इमेज नहीं है। तो अभी भी रक्षा सौदों में, परमाणु ऊर्जा में, अंतरिक्ष सहयोग में हम निर्भर किस पर हैं? रूस पर निर्भर हैं। और जब 1991 में सोवियत संघ अलग हुआ तो भारत के सामने भी चुनौती थी, लेकिन बाद में रूस के साथ उसने फिर अच्छी समझदारी दिखाई, जो उसका उत्तराधिकारी था सोवियत संघ का। और इन दोनों देशों के बीच में आज भी जो है जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो क्या है? काफी मजबूत हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आज पढ़ा था 1991 के बाद बना राष्ट्रकुल। दूसरा हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मॉडल किसने दिया? इससे किन किन देशों को फायदा हुआ? और अंत में हमने पढ़ा था यूएसएसआर के साथ भारत के संबंध। कल हम इससे संबंधित एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड करेंगे।